तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं और क्लास का जो टॉपिक है वो है बहुत ही चहीता हम कह सकते हैं टॉपिक, वो है करंट अफेयर्स। और दोस्तों ऐसा वैसा करंट अफेयर नहीं है, ये है पिछले 6 महीने का पूरा निचोड़। जी हाँ, निचोड़ इसलिए क्योंकि अब आने वाला है एग्जामों का सीजन। एग्जामों का जो एक पूरा का पूरा सीजन है वो अब आपको दिखता नजर आएगा। आरआरबी और आरआरडी के ऑलरेडी एग्जाम्स चल रहे हैं रेलवेज के, सीपीयू का एग्जाम भी आने वाला है और भी बहुत सारे फॉर्म्स निकले हुए हैं, चाहे हम कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की बात करें उत्तर प्रदेश में या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें उत्तर प्रदेश के जो बिजली विभाग है वहां पे। तो इसीलिए करंट अफेयर्स की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कई हमारे मित्र, उनको ये लगता था कि भाई करंट अफेयर्स जो है बहुत ज्यादा पढ़ना टफ है, रोज के रोज हम अपडेट नहीं कर सकते। तो उन्हीं के लिए ये क्लास है और उनको हम चाहते हैं कि अपने दिमाग से वो डर हटा दें कि भाई करंट अफेयर स्कोर नहीं कर सकते उसमें, वो करंट अफेयर्स से उनको कोई डर लगता है तो वो हट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम हर वो पहलू कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई एग्जाम्स जो है ऐसे सवाल पूछते हैं, उन्हीं एग्जाम्स को देखते हुए हमने सवाल बनाए हैं और हमने उन एग्जाम्स के हिसाब से ही अपने सवालों को बांटा है ताकि आपको यह पता लग जाए कि हाँ भाई एग्जाम में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। और तो और एक एक्स्ट्रा डोज भी आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी या जहां भी पॉसिबल होगा उस क्वेश्चन में जरूर मिलेगी, ताकि आपको उस क्वेश्चन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही मिलती जाए। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप हमारी क्लास को देखें चैनल पर, तो सबसे पहले तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितने लोग आपके तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सगे संबंधी है, सबको शेयर करिए और बोलिए कि भाई देखो ऐसा है, करंट अफेयर्स पढ़ना है तो सरकारी परीक्षा से पढ़ो। क्यों? क्योंकि देखिए बेस्ट करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे, एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराएंगे। और हमारा मोटो है, आपसे हम गधे की तरह मेहनत नहीं कराएंगे, हम आपसे घोड़े की तरह मेहनत कराएंगे ताकि सवाल वो करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई करंट अफेयर्स में हमने कहां से कहां तक के टॉपिक्स को कवर किया है। तो हमने किया हुआ है जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक के टॉपिक्स को, यानी हमने जो ये 7 महीने थे इनके टॉपिक्स कवर किया। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी एग्जाम को देने जा रहे होते हैं तो हमारे लिए एक समझ लीजिए एक धर्म संकट है कि भाई हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़े करंट अफेयर्स में। तो जितने भी बहुत ज़्यादा वेटरन्स लोग होते हैं जिन्होंने एग्जाम्स को कई बार लिखा होता है, मैंने खुद एग्जाम्स को कई बार लिखा और कई एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, हमें यह पता है कि आप कम से कम 7 से 8 महीने पहले का अगर करंट अफेयर पढ़ लेते हैं अपने एग्जाम से तो काफी हद तक यानी 70 to 80% कवर करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाता है। बस वही चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो चीजें हमें, जो प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ी थी वो आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकारी परीक्षा आपके लिए लाया है एक मैराथन सेशन करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं और समय कम है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की कौन सी भी राष्ट्रपति बनी। अब देखिए हमें भी पता लगा कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारत की राष्ट्रपति बनी, लेकिन सवाल है कि कौन सी भी। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति। अब इसके साथ एक्स्ट्रा डोज में आपको बताना चाहूंगा, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वो पहली राष्ट्रपति हैं जो आजाद भारत में पैदा हुई। तो ये आपसे जो है सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल आपसे और जो पूछा जा सकता है कि इनसे पहले भारत की पहली यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। और उनके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ये बेसिकली जो है उड़ीसा की बिलोंग करती हैं और इनका जो करियर है बहुत लंबा रहा है, हम अगर बात करें पब्लिक लाइफ का। सेकंड सवाल, कितने लाख लोगों ने वर्ष 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ दी, यानी कितने लाख लोगों ने भारत की जो सिटीजनशिप थी वो छोड़ दी। तो उसका सही आंसर है 1.63 लाख। अब देखिए अगर हम अपने संविधान की बात करें, हमारे संविधान के रचयिताओं ने भारत की नागरिकता को लेकर भी बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए थे। आपको बस मैं उसकी एक रेंज दे रहा हूं, वो जो रेंज है वो है आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। इसमें भारत की नागरिकता को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं और मूलतः यह बात कही गई है कि भाई जो सरकार होगी जिस समय रूल डिसाइड किया जाएगा सिटीजनशिप का, वो डिसाइड करेंगी कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कई बार हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज करती है सिटीजनशिप के रूल्स को। ठीक है, तो ये चीज यहां से कवर होती है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और जो बतानी थी वो पॉलिटी के एंगल से कि भारत में प्रेसिडेंट की जो बात है, हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भाई भारत को एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए भारत में। वो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52। 52 वो अनुच्छेद है जहां पे लिखा हुआ है कि भाई भारत में एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने चीता को भारत में लाने के लिए नामीबिया सरकार के साथ जुलाई 2022 में एक समझौता किया, एमओयू कहते हैं इसे, एक समझौता किया। अब भाई इसे कहां रखा जाएगा, अब रखा कहां जाएगा, तो आंसर तो है कूनो नेशनल पार्क। अब कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांगवाड़ नेशनल पार्क, ये सारे कहां पड़ते हैं, तो ये सारे के सारे आपके पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, चीता की बात क्यों, क्योंकि भाई चीता जो है ना, चीता पीता बहुत है लेकिन भारत का पानी नहीं पी पाता। क्यों, क्योंकि चीता भारत में 1952 में ही समाप्त हो चुके थे। अब चीता के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इनको कैद करके रखेंगे तो ये अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को खो देते हैं, ये ना रिप्रोड्यूस करते हैं और ये एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मतलब ये समझ लीजिए किसी फिल्म का जो है आशिक जिसकी जो है माशूका से छोड़ के चली गई है एकदम उदास से, और इसीलिए ये अपना देह त्याग देते हैं। लेकिन अब भारत की गवर्नमेंट चाहती है कि भारत में वापस चीता का जो है संरक्षण शुरू किया जाए, उनको वापस इंट्रोड्यूस किया जाए। तो कहां से ला रहे हैं ये मालूम होना चाहिए, नामीबिया से। और कहां रखा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क जहां हमने देखा ये है एमपी में, और सरीक्षा कहां पे है, हाँ भाई राजस्थान में है। बहुत सही। अगला है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार किसे चुना। तो देखिए विपक्ष यानी जो ऑपोजिशन था उसे हम यूपीए भी कहते हैं करंट गवर्नमेंट में बात करें। करंट गवर्नमेंट है वो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो ऑपोजिशन है वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, उसे यूपीए कहते हैं। तो उनके उम्मीदवार कौन थे, चुनाव तो हो चुके हैं, मार्गरेट अल्वा जी थी जो कि हार चुकी हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारे संविधान की बात करते हैं, संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र कहां किया गया है, तो आर्टिकल है 63, इसमें मेंशन किया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल कौन सा है भाई, 63, देख लेना, ठीक है। और उपराष्ट्रपति ही हमारी राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ये आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो भी उनके वो चेयरमैन के हिसाब से ही मिलती है, जो वो एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं उसी की सैलरी उनको मिलती है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगला बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अभी मैंने आपको बताया, तो उनके उम्मीदवार कौन थे, और इस समय जो जीत चुके हैं यानी भारत के इस समय 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, वो है श्री जगदीप धनखड़ जी। तो ये जब उपराष्ट्रपति नहीं बने थे तो इससे पहले ये गवर्नर थे, कहां पे, बंगाल में। तो याद करिए, अब फिर से एक एक्स्ट्रा डोज, गवर्नर का मेंशन कहां मिलता है, मतलब गवर्नर का जो वर्णन है हमारे संविधान में कहां मिलेगा, तो वो हमें मिल जाता है आर्टिकल 163 में। अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से याद करिए, देखिए एक्स्ट्रा डोज में आपको सारी चीजें मिलती हैं। आर्टिकल 163 में गवर्नर का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, और वो कैसे काम करते हैं, वो एज अ एजेंट ऑफ सेंटर काम करते हैं, और वो ये देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे संविधान के हिसाब से चल रही है, वो अपने हिसाब से नहीं चल रही। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर 9500 किलोग्राम के अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह राष्ट्रीय चिन्ह किस धातु का बना है, भाई अब किस धातु का बना है, तो एक कांसे का बना हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये अशोक स्तंभ है क्या, हमारा नेशनल एम्बलम है भाई। जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे आप गेजेट देख लीजिए उसके ऊपर ये मिलेगा, यूपीएससी का निशान देख लीजिए वहां भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई सरकारी निशान है तो हर जगह मिलेगा। लेकिन अशोक स्तंभ भी क्यों, क्योंकि भाई इस पे बहुत चर्चा चली थी, बहुत दिमाग लगाया था, उसके बाद अशोक स्तंभ को अडॉप्ट किया गया था। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एक चैनल की एक वीडियो है वो इसमें टैग कर दी है, तो उस वीडियो को आप देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये एक्चुअली में हमने लिया कहाँ से था, तो हमने सारनाथ जो लायन कैपिटल है वहां से इसका जो है इसको हमने उठाया था और फिर अपना नेशनल एम्बलम बनाया। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता को सशक्त बनाने और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस मैस्कॉट को लॉन्च किया। अब देखिए हर बार क्या होता है, जब भी कोई एक ऐसा इवेंट होता है तो उसको एक फेमस बनाने के लिए एक मैस्कॉट लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने भी जितने भी उपभोक्ता हैं यानी कंज्यूमर हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए एक मैस्कॉट अपनाया है, और ये है जागृति। एक लेडी है, एक महिला है, उनका कार्टून है, वो लोगों को उनके मतलब ऐसे जो चीजें उनसे छुप जाती हैं, लोगों को मालूम नहीं होती, उसके बारे में अवेयर कराती हैं। आप जाएंगे अगर वेबसाइट पे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो आपको वहां पे ये जो है मैस्कॉट नजर आ जाएगा। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाएगा ऐसा, वह जागृति कौन है। फिर अगला आता है, किस राज्य की कैबिनेट ने जुलाई 2022 में पीसा कानून यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट को लागू करने का ड्राफ्ट जो है रूल्स की मंजूरी दी। अब एक बात याद जान लीजिए, 73rd यानी 73वां और 74वां अमेंडमेंट जो था हमारे संविधान में, जो सन 92 में आया, उसमें
पंचायत को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन बात यह उठी कि भाई ऐसे एरिया जो कि शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जहां पे ट्राइब्स रहती हैं, वहां पे तो वो तो अपने तरीके से रहती हैं, तो क्या वहां पे आप पंचायत सिस्टम को एनफोर्स कर सकते हैं? तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था भूरिया कमेटी। मैं यहां लिख देता हूं, भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी की रिपोर्ट ने यह बोला कि भाई ऐसा है, इसको हम जो है इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं पंचायत को, लेकिन उनके ट्राइबल एरियाज के रूल्स के हिसाब से, मतलब उनके दायरे में ही। इसीलिए ये एक्ट तब पास किया गया कि इन एरियाज में किस तरीके से पंचायत को सिस्टम को पंचायत के सिस्टम को लागू किया जाएगा, और इसे हम पीसा एक्ट कहते हैं। और ये 1996 में आया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने ये काम किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं और वहां पे भी पंचायत की जरूरत अब महसूस हो रही है। तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने उड़न परी के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया? तो अब एक बात जानिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है, हम कुछ आपको मेंबर्स दे रहे हैं, इनको आप नॉमिनेट कर दीजिए राज्यसभा में। अब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं भाई, ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं वो क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि 12 मेंबर्स, याद रखिएगा 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। अब इन 12 मेंबर्स को क्यों? क्योंकि ये 12 मेंबर्स एक्चुअली में अलग अलग फील्ड के होंगे, कोई स्पोर्ट्स से होगा, कोई आर्ट्स से होगा, कोई लिटरेचर से होगा। और कहा यह जाता है कि जब ये 12 मेंबर्स सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे, तो अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई ऐसा बिल आता है, तो जो स्तर होगा सदन की कार्रवाई का वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 12 मेंबर्स अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप की बात कर लें अगर हम, तो टोटल मेंबरशिप इस समय जो है हमारे संविधान में या राज्यसभा की बात करें तो 245 है। करंट में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 245 है। उसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ये याद रखिएगा। ये कौन है? ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने वी विजेंद्र गारू को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया। इनमें से ये क्या है? तो ये फिल्म निर्देशक है, स्क्रिप्ट राइटर है, खिलाड़ी है, क्या है? तो इसका सही आंसर है ये फिल्म निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर है। अच्छा, ये तो वी विजेंद्र गारू। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, आप सब ने आपकी जो चहेती पिक्चर थी बाहुबली, और अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी RRR, वो देखी। तो उसके जो डायरेक्टर थे राजमौली जी, ये उनके पिता हैं। ये उनके पिता हैं वी विजेंद्र जी। और इनको गवर्नमेंट ने, क्योंकि इन्होंने सिनेमेटोग्राफी या फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग या फिल्म निर्देशन में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे इनको एक वेटरन माना गया और इनको नॉमिनेट किया गया। तो ये दोनों फील्ड से बिलोंग करते हैं। एक मिनट। हाँ। अब राष्ट्रपति ने डी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया, वह इनमें से क्या है? भाई अभी बताया था 12 मेंबर्स हुए थे, 2 की बात कर ली, तीसरे हैं वो समाज सेवी हैं। ठीक है, वो एक समाज सेवी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस देश के पूर्व पीएम की हत्या की वजह से 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित कर झंडा झुकाया गया? अब देखिए, ऐसा होता है कि जब भी झंडा झुकाया जा रहा है तो पूरे देश की जितनी बिल्डिंगों पे झंडा फहराया जाता है, तो वहां पे झंडे को झुकाया जाता है। इस बार क्या हुआ था, क्योंकि जापान की जो शिंजो आबे थे, जो उनके भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे लंबा दौर था उनका एज अ पीएम जापान में, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी जापान में, जब वो एक पब्लिक मीटिंग में जो है स्पीच दे रहे थे। किसी व्यक्ति ने आके उनको पीछे से गोली मार दी। और शिंजो आबे एक्चुअली में भारत और जापान की दोस्ती के लिए जो है एक हम कह सकते हैं कि चिन्ह माने जाते हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है भारत और जापान की दोस्ती के लिए, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि उनके ही कार्यकाल में जापान और भारत के जो रिश्ते थे वो इतने अच्छे हुए कि जापान ने भारत में काफी इन्वेस्टमेंट किया। इवन आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो, उसमें भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो जापान से आया है। तो वो जापान के शिंजो आबे की बात चल रही है यहाँ पे। इसके बाद महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद जिले का नया नाम रखने को मंजूरी दी। भाई क्या नाम रखा गया औरंगाबाद का? औरंगाबाद, पहले तो नाम देख लो, ये कहां से आया है? ये औरंगजेब से आया है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कहानी जान लो, लेकिन पहले औरंगाबाद का नया नाम तो जानो। संभाजी नगर रखा गया है। संभाजी नगर रखा गया। औरंगजेब से औरंगाबाद आया, लेकिन इसकी कहानी एक्चुअली औरंगाबाद से पहले की है। बहुत पहले, लमसम 1600 के आसपास की बात है, एक खिड़की करके एक जगह थी, एक गांव था।
ठीक है, उसको बसाया था मलिक अंबर नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि उस समय हम कह सकते हैं पूरा जो महाराष्ट्र रीजन था महाराष्ट्र का, वो अहमदनगर किंगडम का पार्ट था। तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था वो एक इथोपियन स्लेव था, इथोपिया से आया, लाया तो वो स्लेव की तरह गया था, लेकिन वो इतना चालाक था और शरीर की तरफ से भी उसका बलवान था, तो उसने धीरे धीरे वो अपने आप को जो है उसने प्रोग्रेस की और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया उस पूरे के पूरे रीजन का, अहमदनगर का। तो उसने उस जगह का नाम रखा खिड़की। और फिर खिड़की को जब औरंगजेब ने इस पूरे रीजन को 1636 के आसपास जब कवर कर लिया, तब उन्होंने 1650 के आसपास उस एरिया का नाम बदल के औरंगाबाद रख दिया। और यहीं पे औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए एक मकबरा बनाया, जिसे हम बीवी का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, वो इसे के लिए सस्ती कॉपी बनाई है एकदम ताजमहल की, ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने का ऐलान किया? स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये जो है एक स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो है पेश किया है। अभी तो ऐलान किया गया है वैसे तो। महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल ने उस्मानाबाद जिले का नया नाम रखने की मंजूरी दी। क्या नाम रखा है भाई? धाराशिव नाम रखा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मानव तस्करी को रोकने के लिए किन राज्यों ने जुलाई 2022 में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया? अब देखिए, मानव तस्करी एक्चुअली में होती कहां से है ना, तो वो जनरली सी रूट से होती है, तो ये एक हिंट है। अब आप अगर आंसर देखेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये दोनों ही इसके आंसर है, यानी ए और बी इसका आंसर सही है। अब याद कैसे करना है, तो देख लो जितने भी ये है ना स्टेट्स है, ये सारे सारे कोस्टल स्टेट्स है। आप यहां से देखिए, आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश की जो है काफी, आंध्र प्रदेश एक्चुअली में कई जगह पे मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोस्टल स्टेट तो ये भी है। कर्नाटका भी मिलता है, केरला तो है ही, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना, तो ये सारे के सारे आपके जो कोस्टल स्टेट्स हैं ये यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब किस राज्य की विधानसभा ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया? देखिए, अग्निपथ योजना आपको पता है, भारतीय गवर्नमेंट ने जो सेना में भर्ती का जो तरीका था वो चेंज किया है, तो उसके अगेंस्ट में काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो कि हम कहते हैं गलत था। आप अपनी बात रख सकते हैं, डेमोक्रेसी है, आपको अपनी बात व्यक्त करने का पूरा हक है, लेकिन आप अगर नेशनल जो हमारे सामान है उसको जला रहे हैं, अगर आप नेशनल ट्रेजर को जला रहे हैं, क्योंकि हमारी रेलवे हमारे लिए ट्रेजर ही तो है भाई, कितनी जनता उसमें ट्रैवल करती है आपको पता भी नहीं है, आप उसको जला रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे, एक नेशनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जिस ट्रेन को आपने जलाया है ना, बाद में आपके लोग वही कहेंगे कि भाई ये ट्रेन अब हमारे यहाँ आती नहीं है, क्योंकि आपने तो जला दी उसे। ठीक है, तो ऐसा करना गलत था, तो पंजाब ने ऐसा किया है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 में किस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगाया? तो भाई सबसे बड़ी बात, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक जो था, जो हमें दुकानदारों पे, सब्जी वालों के मिल जाता था, गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा है, बहुत हो लिया, ये तो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। और मान के चलिए, अभी आपको हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है कि घर से हमें झोला लेकर चलना पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा, आज का वो झोला जो है ना, वो कल के बच्चे को एक अच्छी हवा और अच्छी मिट्टी दे रहा है। तो इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट के आपको साथ देना चाहिए। अब प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे, जैसे प्लास्टिक स्टिक, कटलरी आइटम, पैकिंग या रिपेयरिंग फिल्म्स, तो इन सबको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि इन सबको अब यूज नहीं किया जाएगा। अगला, बिहार सरकार के राज्य के किन जिलों में तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की? तो वो है समस्तीपुर और बक्सर। ये खासकर जो हमारे दोस्त बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार की एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई समस्तीपुर और बक्सर एरिया जो है, वहां पे जो है तेल भंडार की खोज के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। फिर ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया? भाई ब्रुसेल्स, सबसे पहले तो मैंगो फेस्टिवल, ठीक है, इसका उद्घाटन तो किया पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, ये इस समय हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं। लेकिन ब्रुसेल्स से याद रखिएगा, एक्स्ट्रा डोज आई यहां पे, ब्रुसेल्स एक्चुअली में बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स भी नहीं है, ब्रुसेल्स सिटी एक्चुअली में बेल्जियम की राजधानी है, जो कि ब्रुसेल्स में ही पड़ती है। और ब्रुसेल्स में आपको बता दूं तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो आपका यूरोपियन यूनियन है, जो आपका यूरोपीय संघ है, उसका हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स में। इसके अलावा नाटो, नाटो इनका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में ही पड़ता है। अब नाटो क्या है? ये वो ग्रुप है जो अमेरिका और
उससे जो देश जिनसे अमेरिका की सांठगांठ अच्छी है, थिंकिंग मिलती है, उन लोगों ने अपने लिए एक ट्रीटी बना ली नाटो की। कहा कि अगर इनमें से किसी भी देश पे हमला होता है तो ये मान लिया जाएगा कि अमेरिका पे हमला हुआ और फिर अमेरिका उसका साथ देगा। इसलिए यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था कि भाई किसी तरीके से जो है वो नाटो ज्वाइन कर ले, ताकि रशिया को ये पता लग जाए कि अगर यूक्रेन पे हमला होगा तो अमेरिका कूदेगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अगला, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना उम्मीदवार किसे चुना? तो हमें पता है भाई, द्रौपदी मुर्मू जी, काफी बात हो चुकी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। गुजरात के किस जिले में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर का पताका फहराया, यानी ध्वज फहराया? तो वह पंचमहल। पंचमहल, ये आपको याद रखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। कहां पे? गुजरात में। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे जो है पताका जो है यानी ध्वज जो है कालिका माँ का फहराया। फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार किसे चुना था? तो यशवंत सिन्हा जी। भाई अब इनकी बात कर लें तो ये पहले आईएएस भी रह चुके हैं भारत के, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फिर उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक मिनट, ये वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर किस विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति यानी चांसलर का पद राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को देने का विधेयक पारित किया? तो देखिए, सबसे पहली चीज ये मालूम होना चाहिए कि जो भी आपके राज्य यानी स्टेट विश्वविद्यालय होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके जो चांसलर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके गवर्नर होते हैं, जो आपके स्टेट के गवर्नर होंगे। लेकिन क्योंकि हमारी जो दीदी थी वेस्ट बंगाल की, यानी जो है चीफ मिनिस्टर वहां की ममता बनर्जी जी, उनकी धनखड़ साहब से उस समय कुछ जो है बनती नहीं थी, कुछ खटपट चलती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम, और वो वहां पे मेजोरिटी में भी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उनके पास, सारे एमएलए उनके पास है जितने चाहिए किसी भी विधेयक को पास करने के लिए। तो उन्होंने ये विधेयक भी पास कर दिया कि भाई कुलपति जो है वो अब गवर्नर नहीं चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। केंद्र सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और अनुमोदन 2022 के लिए नई गाइडलाइंस जारी करी। अब उसमें से उन्होंने किस विज्ञापन में बैन किया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए, वो होता है सरोगेट विज्ञापन। अब ये सरोगेट विज्ञापन क्या होता है? अच्छा, कभी आपने देखा है कि लोग जो है वो वाली ऐड देखी होगी जिसमें दो पुरुष होते हैं, सामने से एक महिला, सुंदर सी महिला गुजर जाती है तो अपना पेट अंदर कर लेते हैं, वो आपने ऐड देखी होगी, और क्या आता है, मेन विल बी मेन। लेकिन वो कहते हैं कि भाई वो सीडीज की ऐड कर रहे हैं, यानी म्यूजिक सीडीज की ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली में वो किसकी ऐड कर रहे हैं? वो मदिरा की ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि वो मदिरा की ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वो म्यूजिक सीडी की फॉर्म में सीग्राम्स की ऐड कर देते हैं, ब्रांड का नाम बोल देते हैं। तो ये होती है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब ये है कि हम अपने ब्रांड का नाम बता देंगे, तो बाकी जिम्मेदारी आपकी है कि वो म्यूजिक सीडी है या कुछ और है। डायरेक्टली तो वो जो है मदिरा का ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो है गलत माना जाएगा। तो इसीलिए उसे कहते हैं हम सरोगेट विज्ञापन, उसे भी मना कर दिया गया है, उसे भी बैन कर रहे हैं हम। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून 2022 में शुरू हुआ? तो भाई मिताली एक्सप्रेस, याद रखिएगा, बांग्लादेश की बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या है इसका? बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत अपना, अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। 4097 4097 किलोमीटर का बॉर्डर है। और वो पांच स्टेट जो एग्जाम के लिए बहुत मालूम होनी चाहिए आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो हो गए आपके आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट है जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और इतना लंबा बॉर्डर है। तो ये हो गए एक्स्ट्रा डोज जो आपको अब मालूम है। अगला, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अब ये भूतपूर्व हो चुके हैं एक्चुअली में, अब ये उप नहीं रहे। ठीक है, अब तो धनखड़ साहब आ चुके हैं, तो इसमें आप चेंज कर लीजिएगा। वेंकैया नायडू जी की सेनेगल यात्रा के दौरान जून 2022 में कितने समझौते यानी एमओयू पे साइन किया गया? तो वो 3 है। सिंपल डेटा है, इसमें कुछ नहीं करना। सेनेगल कहाँ है? अफ्रीका में एक देश पड़ता है, कोई अलग बात नहीं। फिर से, राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की गेबन यात्रा में, गेबन भी एक देश है, दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते यानी एमओयू साइन हुए? तो 2 साइन हुए। देखिए, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। हमने इनको इसलिए डाला है ताकि अगर एग्जामिनर ने पेपर सेट करते हुए आपको एक गूगली फेंक दी, ठीक है, या टॉप स्पिनर फेंक दी, तो क्या करेंगे आप? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इतने हाईली डेटा स्पेसिफिक हैं कि बच्चा सोचता है कि यार ये भी पूछ सकते हो क्या? तो हम तैयारी करा रहे हैं, पूछेगा तो पूछने दो, लल्ला छोड़ेंगे तुमको कहीं नहीं।
ठीक है, सवाल तो इतने दे देंगे कि तुम सोचो कि सवाल लाए कहां से हैं ये। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने जून 2022 में किस खाड़ी देश का दौरा किया? तो वो था कतर। अच्छा, कतर से लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। बोलो दोहा। ठीक है, हमारे वाले दोहे भी पढ़ लो। ठीक है, दोहा कैपिटल है। और कतर में एक इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। हमारे भारत में उसके कई चहेते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं, वो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ठीक है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है नवंबर में, तो अपनी जर्सीज खरीद लो। कोई स्पेन की खरीदेगा, कोई फ्रांस की खरीदेगा। भारत का भी नंबर आ नहीं रहा है, आएगा, चिंता मत करो, हमारा नंबर भी आएगा। सिक्किम ने किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया? तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लू ड्यूक। सिक्किम जो कि भारत का हिस्सा बना 1975 में, उसने एक स्पीशीज यानी तितली को भारत एक अपनी राजकीय तितली बनाया, उसका नाम है ब्लू ड्यूक। ऐसा ही काम अरुणाचल प्रदेश ने भी किया था, जिसने केसरी हिंद नाम की तितली को अपना एक राजकीय तितली का दर्जा दिया था। तो ये अब हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा डोज, एकदम क्लियर। आगे बढ़ो। राज्य में जातीय जनगणना कराने का फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वह बिहार। देखिए, अगर हम बात करें जातीय जनगणना की, तो वो लास्ट टाइम 2011 में हुई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेशनल पार्क के अंदर स्थित गांवों के आदिवासियों के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स सीएफआर अधिकारों को मंजूरी देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? अब जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जो टाइगर रिजर्व हो गया या हम कह सकते हैं सेंचुरी में आता है, वो लोग तो वहीं शुरू से रह रहे हैं, उनका जो तालमेल है जानवरों के साथ वो उनको पता है, तो उनके पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए। उसी के लिए ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो एक अधिकारों का एक पूरा का पूरा जो है पुलिंदा आया। और ये अधिकार दिए कहाँ पे गए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चोरी के बाद विदेशों से बरामद हुई 10 ऐतिहासिक जो है मूर्तियां और को केंद्र सरकार ने किस राज्य को सौंपा? तो देखिए, मूर्तियों की जब भी बात हो ना, ध्यान रखिए भाई साउथ इंडिया की होंगी ज्यादातर। तो एक तो नॉर्मल हिंट है, और यहाँ पे है वो तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में इतने मंदिर हैं, क्योंकि इतनी सारी जो है वहां पे राजा रहे हैं अलग अलग डायनेस्टीज के। तो वहां उस समय होता क्या था कि हर राजा कोशिश करता था कि वो अपनी प्रजा के लिए बहुत भव्य मंदिर बनवाए। इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग मंदिर, कभी आपको जाके मौका मिले तो आप मीनाक्षी अम्मन टेम्पल देखिए, तो ये मदुरई में पड़ता है, बहुत ही सुंदर है। मतलब उसकी जो आर्किटेक्चर है वो इतना स्पेसिफिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही सुंदर है। अगर लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, कभी भारत में तो घूमो भाई, जाके तो देखो कितने सुंदर मंदिर हैं। फिर अगला बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के किस जिले में मिला, जिसकी विस्तृत खोज की अनुमति राज्य सरकार ने दी? तो जमुई में मिला है भाई। बीपीएससी वालों याद कर लो, जमुई का नाम भूलना नहीं है, जमुई। इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को किस युद्ध स्मारक के साथ मिलाया गया, यानी इसको मर्ज कर दिया गया? तो नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ में। एक्चुअली में जो आपकी अमर जवान ज्योति थी 1971 के बाद जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसके बाद उसको जलाया गया था, और अब उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया है। सेम सवाल है कि भाई कहाँ पे उसको मिलाया गया? तो नेशनल वॉर मेमोरियल में ही मिलाया गया। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फेर बदल कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को पेशा मानते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहमति से ऐसा करने वाले वयस्कों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी? अनुच्छेद है 142। अब बात सुन लो भाई, जब भी सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि उसने सरकार को यह बोला कि भाई एक ऐसा सब्जेक्ट हम आपको दे रहे हैं जिसपे आपको रूल बनाने हैं, लेकिन सरकार ने उस पर रूल नहीं बनाए, काफी लंबा टाइम चला जाता है, उसकी वजह से जिन पे रूल बनने थे वो लोग बहुत तंग हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को हमारा संविधान एक पावर देता है, वो ये कहता है कि भाई अगर आपको लगता है कि जस्टिस डिनाई हो रहा है, तो आप जो है अंत में रूल बना सकते हैं, और वो लिखा है जो है आपके अनुच्छेद 142 में, आर्टिकल 142 में। तो ये रहा वो आर्टिकल 142। तो यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स थी उनके साथ जो है बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था पुलिस द्वारा, तो उसी से रिलेटेड उन लोगों ने काफी सारी याचिकाएं लगाई थी, उसमें ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 142 के हिसाब से अपना जजमेंट सुनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा की, इस जगह का नाम क्या है? अब भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे भाई? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी ये पड़ता है नेपाल में, ये याद कर लो। सिद्धार्थ नाम था इनका, माया इनकी माता जी का नाम था, महामाया इनकी माता जी का नाम था, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, और जो है इन्होंने अपने प्राण कहाँ टांगे? तो वो कुशीनगर में टांगे। ये आपको मालूम होना चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरेवलियन को रिहा किया? फिर से भाई, एजी पेरेवलियन के ऊपर प्रॉब्लम यह था कि इनका जो वर्डिक्ट था कि इनको माफ किया जाए नहीं किया जाए, इतना ज्यादा लंबा खिंच गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बहुत टाइम हमने देख लिया, तुमको बहुत मौका दे दिया, तुम ना मान रहे, तुमसे ना हो पाइयो, तो अब है आर्टिकल 142 का हम इस्तेमाल करेंगे और हम दे देंगे जजमेंट। तो यही किया गया। तो अब आपको आर्टिकल 142 एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका आर्टिकल 143 कौन सा है पता है आपको? आर्टिकल 143, ये लो लो एक्स्ट्रा डोज, पेपर में सवाल में पूछ लेगा तो एकदम झन्ना से बता दोगे। 143 का वो आर्टिकल है जहां पे हमारे जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है, किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक रेफर कर सकते हैं, रेफरल ले सकते हैं, ठीक है। तो वो बात लिखी गई है यहाँ पे। पीएम मोदी को नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने एग्रीमेंट साइन किए? तो 6 एग्रीमेंट साइन किए। बहुत डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं मारना। अगला, किस अरब देश ने के राष्ट्रपति के निधन पर भारत ने 14 मई 2022 को राज्य शोक का घोषणा कर हमारा तिरंगा आधा झुकाया हुआ था? तो वो ये हुई। आप जानते हैं भारत और यूएई के रिश्ते जो है इस बीच में काफी अच्छे हुए हैं, और उसी चीज को फॉलो करते हुए, जो एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक राजकीय शोक मनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 पर रोक लगा दी। अंग्रेजों ने इसे कब लागू किया था? एक्चुअली में ये राजद्रोह जो है वो सेडिशन एक्ट है, ये काफी ज्यादा डिस्प्यूट में रहता है, क्योंकि इसको कहाँ लगाए किसको कहाँ ना लगाए, इस पर बहुत ज्यादा भी जो है हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। हम इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मैटर सब जुडिस है। मैटर जो है इस समय कहाँ चल रहा है? मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास, और हम कौन होते हैं बोलने वाले? माई बाप है भाई वो। तो ये, लेकिन अंग्रेजों ने कब लगाया था? तो ये वर्ष 1870 में लगाया था, ये आप याद रखिए, माई बाप से पंगा नहीं लेंगे। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विजयदारी भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तो भाई ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में, टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की लिस्ट बना लो, बोलता रहता हूं हर बार। और लिस्ट कैसे बनेगी? भारत का नक्शा बनाओ और मार्क करते जाओ, जितना याद होते हैं मार्क करो, फिर से लिखो, फिर से लिखो, 5-6 बार में याद हो जाएंगे जितने, कम से कम नए वाले तो याद कर लो। पीएम नरेंद्र मोदी 2022 में पहली विदेश यात्रा के दौरान किन देशों में गए? तो इन सभी देशों में गए, क्योंकि वो कहाँ गए थे? वो यूरोप की यात्रा पे गए थे भाई। तो जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस सब कवर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी को डेनमार्क यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए? तो 7 एग्रीमेंट साइन हुए। आप कहेंगे सर ये नंबर वाले क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? भैया नंबर वाले क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर किसी दिन एक यॉर्कर या एक गूगली आ गई ना एग्जामिनर की, तो ये नंबर वाले क्वेश्चन तुमको बचाएंगे। ये तुमको वहां एक्ट देंगे, वहां तुमको एक एज दे देंगे जहां पे बाकी बच्चे जो हैं वो फेल कर जाएंगे, वो बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन हमारा लल्ला बोल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ पढ़ाई की थी। 6th इंडियन जर्मनी इंटर गवर्नमेंट काउंसिल कंसल्ट में भारत और जर्मनी के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए? तो भाई 9 एग्रीमेंट साइन हुए, ठीक है। इनको आप अपनी डायरीज में, कॉपीज में, जहां भी आप लिख रहे हैं वहां पे लिख सकते हैं। जर्मनी ने भारत को क्लीन एनर्जी बूस्ट करने के लिए कितनी रकम देने का एग्रीमेंट किया? तो भाई 10 बिलियन यूरोज। बहुत पैसा है भैया, बहुत पैसा है, क्या बताएं। 10 बिलियन यूरोज की बात कर रहे हैं, बिलियन यूरोज, हम तो जीरो भूल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यूजीसी ने किन डिग्री प्रोग्राम के लिए भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और विदेशी संस्थानों को कोलैबोरेशन करने की मंजूरी दी? उपरोक्त सभी कौन कौन सी? ज्वाइंट डिग्री, ठीक है, ट्विन डिग्री और ड्यूल डिग्री, ठीक है। अब इसका इन सभी के लिए, ठीक है, ड्यूअल डिग्री है ये, इन सभी के लिए यूजीसी ने कहा कि भाई इन सारी आप जो है इन डिग्रीज के लिए आप कोलैब कर लो, कोलैबोरेशन कर लो फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, क्या दिक्कत है। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर किस किले में समारोह के दौरान स्मारक सिक्का जारी किया? तो भाई सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जान लो। 9th गुरु थे, 9th सिख गुरु थे, और इनको जो है इनकी हत्या हुई थी, इनका सिर जो है कलम कर दिया था। शीशगंज साहब जो है आपको चांदनी चौक मिलेंगे वहां पे, तो वहां पे गुरुद्वारा भी बनाया गया है। रकाबगंज गुरुद्वारा भी दिल्ली में है, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। और पीएम मोदी साहब ने ये जो सिक्का जारी किया वो कहाँ से किया? तो वो लाल किले से किया। तो ये था एक्स्ट्रा डोज कि गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। और सिक्का कहाँ से किया? लाल किले से। लाल किले के एकदम सामने आप देखेंगे तो ही शीशगंज गुरुद्वारा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यूजीसी और एआईसीटीई ने भारतीय छात्रों के किस पड़ोसी देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लेने की चेतावनी जारी कर दी? सिंपल सी बात है भाई, पाकिस्तान। एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पे, वैसे अच्छे होंगे, कोई बात नहीं।
हालांकि पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा त्रस्त है, क्योंकि वहां पे हम कह सकते हैं सदी का सबसे ज्यादा भीषण फ्लड आया हुआ है। पूरा का पूरा पाकिस्तान इस समय पानी में डूबा हुआ है, लबालब डूबा हुआ है। हमारे पीएम साहब ने भी यह ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने अपनी सद्भावना पेश की। यूजीसी की नई घोषणा के अनुसार एक साथ कितने फुल टाइम डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं? 2। तो इसका मतलब 2 डिग्री तो कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौता यानी एमओयू को आदान प्रदान किया गया? तो वो 6। अब बोरिस जॉनसन इस समय तो भाई नहीं है ये पीएम, इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने जो ब्रिटिश पीएम के पद से, लेकिन जिस समय आए थे उस समय तो पीएम के तौर पर ही आए थे, तो 6 साइन करके गए थे एमओयू। अब देखिए कितने एमओयू तो साइन कर लिए, अब ये कितने एमओयूज डील में कन्वर्ट होते हैं वो देखने वाली बात है। बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में जेसीबी की 6ठी बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो भैया आंसर देखने से पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। ये आंसर पहले भी एक सवाल में मिला था आपको, वो था पंचमहल। याद करो, कालिका माता का जो मंदिर था जहां पे हमारे पीएम साहब ने जो है ध्वज फहराया था, तो वो पंचमहल ही था। केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 32.8 करोड़ टन। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फिगर है। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है उनको तो ये एकदम समझ लीजिए, घोल के पी लेना है, कहीं नहीं छोड़ना। इसको तो आपको आना ही चाहिए, इसके बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए। राष्ट्रपति ने दिल्ली में नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी थी। इससे नगर निगमों का एकीकरण किया गया। अब कितने नगर निगम है दिल्ली में? 3 है भाई, नाम लिखे हुए हैं, एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी। इन सबको जो है मिला दिया जाएगा और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। ये था इस विधेयक का मेन एम। उन्होंने कहा कि ये अलग अलग है, किसी में पैसा ज्यादा आता है, किसी में कम आता है, लेकिन डेवलपमेंट एक एरिया की छूट जाती है, एक पे ज्यादा होती है। तो इसलिए अब एक कर दो, ताकि जो पैसा होगा वो एक अथॉरिटी डिसाइड करेगी और हर जगह डेवलपमेंट जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समितियों के गठन का फैसला किया? असम। असम इसलिए क्योंकि ये सारे स्टेट असम से ही बन के निकले हैं, याद रखिएगा। असम में ही कट कट के सारे स्टेट्स बन निकले हैं, ठीक है। और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको हमारी नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड भी एक जो है एक वीडियो मिलेगी। एक पिक्चर आई थी बहुत बढ़िया अभी आयुष्मान खुराना की, अनेक, तो उससे थोड़ा सा हिंट लेकर हमने एक वो वीडियो बनाई, ताकि आपको तो नॉर्थ ईस्ट की जिसकी जानकारी नहीं है भाई, थोड़ा सा जानकारी वहां की भी ले लो, ठीक है। तो असम के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश ने ये कमेटी की बात करी है। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले अप्रैल 2022 में अस्तित्व में है। अब कुल कितने जिले हैं? तो भाई 26 जिले हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हो गए? अब 26 जिले हैं। इसके बाद लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार यानी वॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कानून बदलाव के लिए विधेयक को पास किया। इसके तहत किस तरह के हथियार आते हैं? अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में सब कुछ आता है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, ठीक है, चाहे वो रासायनिक हो यानी केमिकल हो गया, जैविक हो गया यानी बायोलॉजिकल हो गया, सब कुछ आता है। कोरोना हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि भाई कोरोना भी एक मास डिस्ट्रक्शन वाला ही वेपन था, जो शायद अनइंटेंशनली या इंटेंशनली निकल गया। तो इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। लोकसभा ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए कानून बनाने के लिए विधेयक को पास किया। इसके तहत क्या प्रभाव है? तो जो भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फंडिंग करते हैं उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है, गलत काम करता है, ऐसे गलत इरादे रखता है कि वो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को जो है सपोर्ट करता है, तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। भैया रोड पे आ जाओगे। किस राज्य सरकार ने पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने का ऐलान किया? अब हिंदी में पढ़ाई की जाएगी। सोचो, हमसे तो बीमारियों के जो साइंटिफिक नाम है अंग्रेजी में नहीं बोले जाते, हिंदी की बात कर दी इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे हम, नहीं वो बच्चे जो नीट निकालेंगे। यह आंसर है मध्य प्रदेश। तो वो बच्चे, उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक, जो मध्य प्रदेश में जाएंगे और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। जो है पढ़ना भी चाहिए, बहुत जरूरी लैंग्वेज है भाई। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर हम सारे मजाक को हटा दें, जब एक व्यक्ति गांव के स्तर पर जाके बात करता है लोगों से हिंदी में, उनको उनकी बीमारी के बारे में समझाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। असम मेघालय ने 50 साल पुराने किस विवाद को सुलझाने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो अंतरराज्यीय सीमा विवाद। मैंने अभी आपको बताया था कि असम, एक्चुअली में सारे स्टेट असम से ही बन के निकले हैं, तो विवाद तो हो गई कि ये एरिया मेरा, ये एरिया तुम्हारा, तो इसीलिए तो सीमा विवाद है वहां पे। किस राज्य ने शास्त्रीय वायुवाद यंत्र, क्लासिकल विंड म्यूजिक, नरसिंह पटई,
नागेश्वरम को जीआई टैग। अब देखिए जीआई टैग क्या होता है, अगर कोई वस्तु कहीं की फेमस होती है ना तो उसको वहां पे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दे देते हैं कि भाई ये रीजन इसके लिए फेमस है। जैसे अब आप सोचिए रसगुल्ले, ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो उड़ीसा है उसके पास भी एक जीआई टैग है और वेस्ट बंगाल के पास भी जीआई टैग है। कांजीवरम की साड़ी, बनारस की सिल्क साड़ी, ठीक है, तो सबके पास अपना जीआई टैग है। वैसे ही इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है नरसिंह पट्टई नागसुन, इसको भी जीआई टैग मिला और ये है कहाँ का, ये तमिलनाडु का है। तो जीआई टैग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और है कहाँ का, ये तमिलनाडु का है भाई, ये याद रख लेना। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ याचिका को क्या आधार बताते हुए खारिज कर दिया। तो इसमें भाई हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये कहा गया हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है, ये हाई कोर्ट का व्यू था। तो उसके बाद युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने किन मंत्रियों को वहां से पड़ोसी देश में भेजा। तो भाई किस किस को भेजा गया था, तो हरदीप सिंह पुरी साहब गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए थे, किरेन रिजिजू जी गए थे और जनरल वीके सिंह गए थे। तो ये 4 लोग गए थे, ठीक है, ये जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए किस अभियान को रखा गया, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा दोस्तों याद कर लो भैया, लल्ला याद कर लो, रट्टो इसको याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑपरेशन गंगा, बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, पूछा जाएगा, हाल ही का ऑपरेशन है। भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताइए जहां पे पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली, तो वो था खटकर कला। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई भगत सिंह का जो है गांव कहाँ था, वो खटकर कला था। और भगत सिंह से रिलेटेड हम बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जब उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया था 1929 में। और उन्होंने कहा था कि भाई मेरा एम किसी को हार्म पहुंचाना तो था नहीं, इसलिए मैंने खाली एरिया में फेंका, मैं बस ये चाहता था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो बहरी बैठी हुई है, उनके कान तक थोड़ी सी आवाज चली जाए, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन करके किस तरह के नेशनल फ्लैग को निर्माण और आयात पर प्रतिबंध हटा दिया। एक्चुअली में क्योंकि गवर्नमेंट हर घर तिरंगा स्कीम लेकर आई, एक प्लान लेकर आई, तो उसके लिए हमारा जो फ्लैग कोड था उसमें कुछ चेंज करना था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पॉलिएस्टर के बने हुए फ्लैग्स होते हैं ना, उनको बनाने की भी अनुमति दे दी और उनके जो है आयात को भी अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहन पर कितनी उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया, तो 4 साल से कम के लिए। बहुत जरूरी कदम है, बहुत बच्चे बेचारे मर जाते हैं, क्या करेंगे हम, हमारी लापरवाही होती है, बच्चे झेल जाते हैं। भारत ने किस अरब देश के साथ आईआईटी खोलने का फैसला किया, तो भैया संयुक्त अरब अमीरत। मतलब सोचो, जेई में रैंक आ रही है, जाओगे कहाँ, यूएई पढ़ने, वाह, मैच भी देखने को मिल जाएंगे इतने बढ़िया बढ़िया। तो सोचो अब रैंक बढ़ाने का और एक अच्छा माध्यम मिल चुका है, मतलब एक आपका इंस्पिरेशन का एक अच्छा माध्यम मिल चुका है। भाई पढ़ेंगे कहाँ, आईआईटी में भी कहाँ, यूएई वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार ने रेलवे की कितनी सर्विसेज को एकीकृत यानी यूनिफाई करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाया है, तो भैया 8 सर्विसेज थी इससे पहले, जिनको गवर्नमेंट ने कहा यार बहुत सारी हो भाई तुम लोग, क्यों, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मिल जाओ, मिला के कितना बनाया, 8 मिलाया, तो 8 याद रखेंगे, ठीक है, 8 नहीं भूलना है आपको। केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर बैन लगाने का फैसला किया, इसमें किस क्षेत्र को अपवाद में रखा गया, यानी ड्रोन जो होते हैं उनके, ठीक है, आयात को जो है बैन कर दिया है, लेकिन किस क्षेत्र को इसमें एक्सेप्शन की तरह देखा गया है, तो वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है तो चल जाएगा, डिफेंस के लिए किया जा रहा है तो चल जाएगा, और सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है तो भी चल जाएगा। न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग ज्ञापन यानी एमओसी का पर साइन किया, तो है फार्मिंग। जम्मू कश्मीर में इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है जब से जो है जम्मू कश्मीर में चेंज आया है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी देश जो है वो भी अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये एक उसका प्राइम एग्जांपल है, न्यूजीलैंड ने फार्मिंग के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। केंद्र सरकार ने किस सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया, भाई बताओ, लता मंगेशकर जी, सीधा सीधा आंसर है लता मंगेशकर जी, जिनका जो है देहांत अभी जो है कुछ महीनों पहले ही हुआ। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, बहुत इनकी अच्छी आवाज़ थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नया नाम कोटेश्वर धाम और बाबई का नया नाम माखन नगर करने की स्वीकृति प्रदान की, ये किस राज्य में है, भाई ये राज्य बताओ, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। होशंगाबाद में एक्चुअली में जो आपका नोट का जो कपड़ा होता है ना, पेपर होता है, वो बनता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नासिक में छपाई होती है, होशंगाबाद में वो पेपर बनता है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और ये सब कहाँ पे है? ये सब है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 75th क्वेश्चन है कि 73वें गणतंत्र दिवस के बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान 1000 ड्रोन शो हुआ। इसे आईआईटी दिल्ली के सहयोग से किस स्टार्टअप ने प्रदर्शित किया? तो स्टार्टअप का नाम है बोटलैब डायनेमिक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 73वें गणतंत्र दिवस में बीटिंग द रिट्रीट समारोह के में महात्मा गांधी जी की पसंदीदा कौन सी धुन को हटा दिया गया? वो है अबाइड विद मी। एक्चुअली में बीटिंग रिट्रीट क्या होता है भाई? देखिए, बीटिंग रिट्रीट अगर हम बात करें, एक वैसी प्रथा थी जो अंग्रेज फॉलो करते थे कि शाम को एक आवाज जाती थी जिससे जितनी भी टुकड़ियां जंग में होती थी उनके लिए एक संदेश होता है कि भैया अब वापस आ जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है, आज का काम तुमने कर लिया, वापस आ जाओ। इसी तरीके से जब भारत आजाद हो चुका था उसके बाद भी बीटिंग रिट्रीट का कॉन्सेप्ट रखा गया, 1950 से 1955 के आसपास ही आया। और उसका एम क्या था कि जो आपने अपने सुप्रीम कमांडर हमारे कौन होते हैं आर्मीज के? हमारी जो तीनों फोर्सेज हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में लिखा गया है, अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर बताई गई है किसकी? हमारे प्रेसिडेंट साहब की। तो बीटिंग रिट्रीट के जो हमारे मेन हम कह सकते हैं गेस्ट कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। तो बीटिंग रिट्रीट उन्हीं के लिए रखी जाती है। ये था एक्स्ट्रा डोज। अब अगला क्वेश्चन 73rd यानी 73वें गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि कौन था? तो भाई कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम था। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इस समय किसी को बुलाएंगे तो एक हजार्ड हो सकता है, तो इसलिए कोई भी नहीं था। देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार की? तो वो उसका आंसर है केरल। भाई केरल देखिए ऐसे काम बहुत ज्यादा करता है क्योंकि केरल में नेचुरल जो है इतना ज्यादा वहां पे ब्यूटी है, तो वो काम ही कर सकते हैं। जब आइए दिल्ली में पक्षी नहीं नजर आते, क्या करेंगे? तो बर्ड एटलस का काम क्या था कि कौन सी चिड़िया कहाँ मिलती है, कौन सी चिड़िया कहां से कहां तक उड़ती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैप की जाती है, इसे कहते हैं बर्ड एटलस। ठीक है, तो ये कहां मिला? हमें केरल में मिला। उसके बाद किस राज्य में स्थित सोंगमो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया, जिसे पहले जवाहरलाल नेहरू मार्ग के नाम से जाना जाता था? तो वह है सिक्किम। ठीक है, ये जो आपकी लेक है सुमगो लेक और नथुला बॉर्डर, ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में ही पड़ता है। ठीक है, तो सिक्किम के नाम को मैंने बताया ही है कि भाई 1975 में ये भारत का हिस्सा बना, उससे पहले जो है ये एज अ बफर स्टेट था हमारे पास। हम इनका कुछ मैटर संभाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मामले में कहा कि भाई जनप्रतिनिधि का 1 वर्ष का निलंबन जो है प्रथम दृष्टया में असंवैधानिक है, क्योंकि यह 6 महीने की सीमा से अधिक है और इस तरह केवल सदस्य को ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करने के समान है? क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर हम किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को या एमएलए है मान लीजिए, उनको हम अगर सजा देते हैं 1 साल तक, तो वो एरिया जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रहेगा जब भी सदन की कार्रवाई होगी। तो इसीलिए ये कहाँ की बात है? ये महाराष्ट्र की बात है। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट महाराष्ट्र के केस में आया था। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को एमएलए है उसको अगर हम सजा दे देते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसको जो है 1 साल के जेल में डाल दो, लेकिन जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका क्या? उन्होंने तो बड़े उम्मीदों से उनको चुना था, तो ये भी गलत है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भाई वो रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, बहुत सीधा सीधा सवाल है। भारत ने किस पड़ोसी देश में 99 ऑयल टैंक बनाने का फैसला किया है? तो भाई वो है श्रीलंका। श्रीलंका देखिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए, और ये चाइना जो है ना लगा पड़ा है उसको रिझाने में कि आओ तुमको और पैसा देंगे। श्रीलंका की आप हालत देख रहे हैं ना, एकदम लुट पिट गया है, लोग लाइन लगा रहे हैं पेट्रोल के लिए, प्रेसिडेंट हाउस में जो है लोग जो है घुस गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को अपने कर्ज के बोझ तले इतना दबा दिया है कि कर्जा देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। सोचिए, ये हालत है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जनवरी 2021 नहीं 22 में होना चाहिए था, भारत के किस राज्य में पेपरलेस हाईकोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये केरला में किया। ठीक है, केरला हाईकोर्ट में। भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जो पूरी तरह से एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश। बहुत बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी स्टेट जो है वो इतना बड़ा अचीवमेंट लेके बैठ गया है कि एलपीजी सक्षम है और धुआं मुक्त हो गया, जहाँ पे एक्चुअली में लोग पहले से जो है लकड़ियों को जला जला के जो है अपना खाना बनाते थे। बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं नियुक्तियां।
अब तक हमने जो सारी की सारी चीज़ें देखी, जितने सवाल देखे, वो संसद से रिलेटेड थे, देश, नेशनलाइज, इंटरनेशनल, ऐसे न्यूज़ थे। अब हम देखते हैं नियुक्ति यानी जो अपॉइंटमेंट्स है, सीधा सीधा भागते चलेंगे। अब आपकी RCIL यानी रेलवे कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD के पद पे किसको चुना गया है? तो है संजय कुमार। अभी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कुछ एग्जाम्स हुए RRD रेलवेज के, वहां पे सीधा सीधा सवाल पूछे गए हैं कि इस पद पे किसको नियुक्त किया गया। तो ऐसे सवालों पे आपको जो है गच्चा नहीं खाना, तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, जहन में बैठ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन है? संजीव कुमार जी जो है, उनको जो है CMD बनाया गया है RCIL का। फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन है? तो वो है ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ठीक है। फिर नीति आयोग के CEO का पदभार बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? तो प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, प्लानिंग कमीशन याद कर लेना। अब प्लानिंग कमीशन एक्चुअली में भैया एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, इसका कहीं भी कोई जिक्र हमें नहीं मिलता है। कहां पे? संविधान में। नीति आयोग का भी नहीं मिलता, लेकिन इनमें फर्क है। प्लानिंग कमीशन जो है उसकी अप्रोच ऊपर से नीचे की तरफ होती थी, कि वो पहले ऊपर से राज्यों को बोलते थे, हाँ तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। नहीं, नीति आयोग कहता है नीचे एकदम ग्राउंड लेवल पे DM वगैरह से बात करता है कि हाँ तुमसे बात करेंगे तो असली प्रॉब्लम पता लगेगी, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढ के ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है। और इसके नए CEO कौन है? तो परमेश्वरम अय्यर जो है, ये पहले IAS ऑफिसर थे, ठीक है। ये पहले भी नीति आयोग में पोस्टेड थे, इन्होंने काफी सारे काम किए हैं अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। स्वच्छता अभियान में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इनसे पहले कौन थे CEO? तो वो थे अमिताभ कांत जी, ठीक है। तो जब अमिताभ कांत साहब ने जो अपना उनका कार्यकाल खत्म हुआ, तो अब परमेश्वरन अय्यर साहब को मिला है। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो है प्रबंधन निदेशक यानी MD किसको नियुक्त किया गया? तो वह है राजेंद्र प्रसाद। भाई सीधा सीधा नाम याद कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन याद करना जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो NHSL CR के वो बने हैं, क्या? MD बने हैं। अब SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपना नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया? तो पारितोष त्रिपाठी को। SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जितने भी बैंकिंग के हैं ना एग्जाम, ये IRDA की जो एग्जाम्स होते हैं, SBI के एग्जाम्स होते हैं, याद कर लो, पूछा जाएगा पेपर में, फिर मत बोलना पढ़ाया नहीं था, बता रहा हूं अभी भी। SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपने नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, पारितोष त्रिपाठी नाम है, याद कर लो, लाल में भी लिख दिया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है संदीप कुमार गुप्ता। गेल बहुत इंपॉर्टेंट PSU है वो भारत के लिए। उसके जो है हम कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, MD कौन है? तो संदीप कुमार गुप्ता जी हैं, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT, दो होते हैं बोर्ड, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। उनका चेयरमैन कौन है? तो नितिन गुप्ता जी हैं। ये IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का पार्ट है। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन है? तो भाई फैमिली में ही तो रहेगा, आकाश अंबानी जी। आकाश अंबानी जी जो हैं वो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुई है? मतलब देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत का रिप्रेजेंटेशन हमेशा करने के लिए एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद होते हैं, और वो इस बार कौन है? वो रुचिरा कंबोज जी है। नाम याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुचिरा कंबोज। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसको नियुक्त किया? अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, परमेश्वरन अय्यर जी। तो ये भी आपको याद हो गया, एक रिवीजन भी हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो वो है दिनकर गुप्ता जी। इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा दिनकर गुप्ता जी का नाम। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ किसको नियुक्त किया है? तो वो है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका, याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। अपॉइंटमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीधा सीधा आंसर होता है। मालूम हो गया तो पैसा ही पैसा, नंबर ही नंबर, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भाई छन से जो टूटे कोई सपना वाला हाल हो जाएगा।